हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरूण एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो वीडियोस थी उसमें हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुण है, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण, ये सभी टॉपिक्स हमने पिछली वीडियोज़ में कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर बोला जाए तो ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। मतलब किसी खोखले गोले को काट के ही गोलीय दर्पण को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी कांच के गोले को लिया है, जैसे ये आपका कोई कांच का गोला है। ठीक है, और इस कांच के गोले को आप कहीं से भी काटते हैं, जैसे हम तरबूज को काटते हैं कहीं से भी, वैसे ही तरबूज क्या होता है, तरबूज अंदर से खोखला नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये अंदर से खोखला है। तो इसको जब आप काटेंगे कहीं से भी, मान लीजिए हमने इसको यहाँ से काटा। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे तो आपको काटने के बाद ये वाला भाग प्राप्त होगा एक। ठीक है, तो इस भाग को जब आप इस पार्ट को एक तरफ से पॉलिश कर देंगे ऐसे, तो दूसरी तरफ आपका ये परावर्तक पृष्ठ प्राप्त होगा। मतलब कांच के एक तरफ जब आप पॉलिश कर देंगे तो उसके दूसरे तरफ जो होगा वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो ये गोलीय दर्पण जो था वो इसी गोले का क्या है, भाग है, इसी खोखले गोले का भाग है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका गोलीय दर्पण। यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ है वो गोलीय है, मतलब ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे है, तो ये हुआ आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, तो चलिए अब हम गोलीय दर्पण के प्रकार समझ लेते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के कौन कौन से प्रकार हैं ये समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि गोलीय दर्पण के प्रकार। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण होता है वो देखने में ऐसा होता है और जो उत्तल दर्पण होता है वो देखने में ऐसा होता है। तो चलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण को देखेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अवतल दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर दबा हुआ है, मतलब अंदर की ओर धंसा है। जैसे यहाँ जैसे कटोरे की पेंदी होती है वो अंदर की ओर दबी होती है, वैसे ही यहाँ पे अवतल दर्पण जो है वो अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, मतलब उठा हुआ होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश की किरणें होंगी वो उसके उठे हुए भाग से परावर्तित होंगी, यानी परावर्तन जो होगा उसके उभरे हुए पृष्ठ से होगा, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका उत्तल दर्पण हुआ और ये आपका अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कौन सी परिभाषाएं हैं। हाँ, तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आप देख लीजिए। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, उनका उत्तर भी लिखेंगे। तो अच्छे से ये वाला पार्ट जरूर देखिएगा ताकि आप उसका उत्तर अच्छे से दे सकें जो मैं क्वेश्चन अभी आगे पूछने वाला हूँ जो। ठीक है, तो चलिए गोलीय दर्पण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये बिंदु है, सबसे पहले तो क्या है, ये आपका क्या है, आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में आप ये जो बिंदु देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। मतलब ये मान लीजिए कोई दर्पण है और इस दर्पण के मध्य बिंदु को, जो इसका परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को यानी उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस दर्पण का ध्रुव बोलते हैं।
तो दर्पण के ध्रुव की जो परिभाषा होती है वो होती है कि परावर्तक पृष्ठ, यानी जो गोलीय दर्पण होता है उस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम दूसरे को समझ लेते हैं। दूसरा जो हम समझेंगे वो वक्रता केंद्र है। तो चलिए वक्रता केंद्र को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अवतल दर्पण होते हैं या फिर उत्तल दर्पण जो होते हैं, कोई भी जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। ठीक है, तो उसी खोखले गोले के केंद्र को हम इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग ही है। अगर हम इसको पूरा करें तो ये मान लीजिए कोई गोला ही बन रहा है। ठीक है, तो इस गोले के केंद्र को, ये मान लीजिए अब इस गोले का ये केंद्र है। ठीक है, ये पूरा जो गोला बना है ये इस गोले का केंद्र है। ठीक है, तो ये इस दर्पण का, यानी इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आपको। ठीक है, तो अब हम तीसरा समझेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये भी इसका सेम परिभाषा है। जो ये गोला था इसी गोले के त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी ये जो गोलीय दर्पण होता है वो जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चौथा समझ लीजिए फोकस बिंदु। ठीक है, तो देखिए मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु ये सभी एक ही हैं। तो मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु का जो परिभाषा है वो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं, ठीक है, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए ये जो मुख्य अक्ष के समांतर है जो आपतित किरण थी वो जब टकराई तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु से मिली, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इसी बिंदु को हम फोकस बिंदु बोलते हैं या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये आपका मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु हुआ। तो अब पांचवा जो है वो है फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो इससे पहले मैं मिटा दूं। तो फोकस दूरी को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्या था, ये आपका ध्रुव था और इस ध्रुव से लेके इस फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मतलब दर्पण के ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये आपका फोकस दूरी हुआ। अब छठवां नंबर पे हम समझ लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाता है। जैसे ये क्या है, यही आपका मुख्य अक्ष है। ये देखिए ये वक्रता केंद्र को पार किया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ इस ध्रुव तक जा रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से जाने वाली जो रेखा होती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। और सातवां हम समझ लेते हैं, जो सातवां है वो आपका है फोकस तल। तो चलिए फोकस तल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फोकस तल जो होता है उसकी परिभाषा कहती है कि मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, देखिए होता क्या है कि जब कोई समांतर किरणें जो आपस में समांतर हों, ये दोनों किरणें क्या आपस में समांतर हैं, और ये जो दोनों किरणें हैं जो परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पे मिलेंगी वो बिंदु एक ही तल में होंगे। जितनी भी प्रकाश किरणें आए वो अगर वो समांतर हैं और वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वो मिलेंगी वो बिंदु किसी न किसी तल में होगा और एक ही तल में होगा, और उसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपस में समांतर प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के बाद किसी न किसी तल पे मिलती हैं उसी तल को हम क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को हम फोकस तल कहते हैं। ठीक है, दोनों सही है।
तो अब ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ और हम अब क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका उत्तर देखेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितना आपने यहाँ पे पढ़ा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि इसी क्वेश्चन को बदल के भी पूछ सकता है कि गोली दर्पण से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है कि ये तीनों जो प्रश्न हैं वो एक ही हैं, यानी एक ही क्वेश्चन को किसी तरह पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोली दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अभी हमने समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से आप क्या समझते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखिए, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, ठीक है। इसका भी उत्तर एक ही होगा, इन तीनों प्रश्नों का भी उत्तर एक ही होगा। तो उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए लिखा है कि अवतल दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो यानी एक ही क्वेश्चन को कई तरह से बदल के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव की परिभाषा लिखिए, या फिर ऐसा ही पूछ सकता है दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या हुआ, एक ही हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट है चौथा, कह रहा है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या गोले का केंद्र गोली दर्पण का क्या कहलाता है। मतलब जो गोला होता है उस गोले का जो केंद्र है वो गोली दर्पण का क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है पांचवा क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसे कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। या गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण का क्या कहलाती है। मतलब जो गोला होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसको हम आर से दर्शाते हैं, यानी जो गोला होता है उस गोले के त्रिज्या को ये आर, इसको आर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो उस गोले के त्रिज्या को इसी गोले से बने जो गोली दर्पण होते हैं उस गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है ये, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो इसको समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब जो दर्पण होता है, ये दर्पण है आपका, इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको हम P बिंदु से दर्शाते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि मुख्य अक्ष इसी को कहते हैं, यही जो रेखा होती है इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को क्या है, नेक्स्ट सातवां है कि मुख्य फोकस अथवा फोकस से आप क्या समझते हैं।
तो यहाँ पे लिख रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस या फिर फोकस कहते हैं, या फिर फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब जो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे ये मान लीजिए कोई दर्पण है और इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, और ये किरण जब टकराएगी मतलब परावर्तन होगी, परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलेगी उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसको एफ से दर्शाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि एफ से इसको दर्शाते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है, आपका ये ध्रुव है और ये आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका फोकस बिंदु है। तो इस ध्रुव से लेके इस फोकस तक की जो दूरी होती है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां कह रहा है कि फोकस तल क्या होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाला समतल फोकस तल कहलाता है। जैसे ये आपका कोई दर्पण है और इस दर्पण के मुख्य अक्ष पे ये क्या है, आपका फोकस बिंदु है, और इस मुख्य अक्ष के लंबवत ये कोई तल जा रहा है और ये फोकस से भी होके जा रहा है। तो इसी तल को, इसी समतल को हम क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर या फिर आपस में समांतर प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होती हैं तो जिस बिंदु पे मिलती हैं वो सभी बिंदु किसी न किसी तल में होंगी और उसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, गोलीय दर्पणों पर प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो इसमें हम खासकर ये जानेंगे कि गोलीय दर्पण जो होते हैं उनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किन नियमों का पालन करते हैं और वो नियम कितने प्रकार के होते हैं, उन एक एक नियमों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी वस्तु का गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं वो 3 हैं। मतलब जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको बनाने के 3 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम कह रहा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है कि यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो वो आपका उत्तल दर्पण में होता है। मतलब ऐसी घटना उत्तल दर्पण में होती है जब मुख्य फोकस से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन जब मुख्य फोकस की ओर जाती हैं, मतलब मुख्य फोकस से मिलती हैं, उनसे होके जाती हैं, उनसे गुजर के जाती हैं, वो केस आपका अवतल दर्पण में होता है। क्लियर है ना। तो चलिए आगे इस डायग्राम की मदद समझ लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, और ये जो है आपका मुख्य अक्ष है इस दर्पण का। और पहला नियम ये बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किससे मिलती हैं, मुख्य फोकस से। यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस से वास्तव में मिलती हुई प्रकाश की किरणें जा रही हैं। लेकिन ये जो आपका उत्तल दर्पण है इसमें जो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जा रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से वास्तव में नहीं मिल रही है, बल्कि हमें ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इस वाले पार्ट को भूल जाएं तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्रकाश की किरण है ये आपको इस फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चल रही थी वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से वास्तव में नहीं मिली, बल्कि फोकस से आती हुई प्रतीत हुई हमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब दूसरा नियम को पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये है आपका सेकेंड लॉ यानी द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम कह रहा है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए ये जो दूसरा नियम है वो पहले नियम के बिल्कुल उल्टा है, ठीक उसके विपरीत है।
ठीक है। प्रथम नियम में क्या हो रहा था कि जो प्रकाश की किरण थी वो पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर थी, और जब परावर्तित हुई यानी जब उसका परावर्तन हुआ तब जाके वो मुख्य फोकस से मिली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले केस में यानी दूसरा नियम है उसमें मुख्य फोकस से आ रही है पहले, और टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। बस प्रथम नियम में और दूसरे नियम में यही मतलब दोनों में अंतर है। ठीक है, इसको ठीक से इस पिक्चर के माध्यम से समझ लीजिए एक बार। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो प्रथम नियम में क्या हो रहा था, पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, लेकिन ये जो दूसरा नियम है उसमें प्रकाश की किरण जो है वो पहले मुख्य फोकस से जा रही है और परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस की ओर जा रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मुख्य फोकस की ओर जा रही है, लेकिन वो मुख्य फोकस की ओर वास्तव में नहीं जा रही है, वो यहीं से परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश की किरण जा रही है वो मुख्य फोकस की ओर ही जा रही है। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ से परावर्तन हो जा रहा है। तो ये वाला केस आपका उत्तल दर्पण में हो रहा है। यही यहाँ पे बोला गया है सेकंड लॉ में कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, यानी ये वास्तव में नहीं जाती है मुख्य फोकस की ओर, और यहाँ पे लिखा है कि मुख्य फोकस की ओर से होकर जाने वाली, यानी यहाँ पे वास्तव में प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस की ओर आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली। ठीक है, यही दूसरा नियम है आपका, और ये दूसरा नियम प्रथम नियम के बिल्कुल विपरीत है। ये बात आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए तीसरा रूल पढ़ लेते हैं एक बार, और वही इस वीडियो का आखिरी टॉपिक भी होगा। ठीक है, तो आपका थर्ड लॉ कह रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जाने वाली, फिर उसके बाद बोल रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसको आप इस डायग्राम की मदद से अच्छे समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। तीसरे लॉ में ये बोला गया है कि जो प्रकाश की किरण है, अगर वो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो गोली दर्पण से जब टकराएगी तो टकराने के बाद वो ऐसे या फिर ऐसे नहीं मुड़ेगी। वो टकराने के बाद वो जिस माध्यम से और जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में फिर वापस वो लौट जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे आई थी और टकराने के बाद फिर वो ऐसे ही वापस चली जाएगी, और यहाँ पे भी वही घटना यहाँ पर भी होगा उत्तल दर्पण में भी। ठीक है, सो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो हम ये पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, यानी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये सभी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।